हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी ही पीडीएफ्स अवेलेबल मिलेंगी जितने भी हमने लेक्चर्स जो है अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, एज पर द S&P's Global Credit Outlook 2024, India is set to become the third largest economy in the world by dash। तो जो S&P ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 का रिलीज किया गया था, इसमें मेंशन किया गया था इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है वर्ल्ड की। कब तक? 2030 तक। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको बन सकता है कि एट प्रेजेंट इंडिया की कौन सी पोजीशन है। एट प्रेजेंट इंडिया जो है 5th नंबर पे लाई करता है इकोनॉमी के टर्म्स में, लार्जेस्ट इकोनॉमी में। और इंडिया से पहले आपका यूएसए सबसे पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर इज योर चाइना, थर्ड आपका जर्मनी है, फोर्थ जापान एंड इंडिया आपका 5th पोजीशन पे लाई करता है। इसके अलावा इस आउटलुक में और क्या क्या चीजें हाईलाइट की गई थी ये भी देख लेते हैं। जैसे इंडिया की जीडीपी यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई थी आपका करंट फिस्कल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, विच इज 6.4%। ठीक है, एंड 2025 तक ये आपके 6.4% इन्होंने अगेन सेम यहाँ पे जो है प्रोजेक्शन दिया है 2025 के लिए भी। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 26 की या फाइनेंशियल ईयर 27 की बात करें तो इसके लिए जीडीपी प्रोजेक्शन यहाँ पे इन्होंने दिया है 6.9% एंड 7% रिस्पेक्टिवली। फाइन। नॉमिनल जीडीपी की बात करें इंडिया की तो ये इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर टू 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर बाय दी 2030। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है इंडिया जीडीपी विल एक्सीड द जापानीज जीडीपी बाय 2030, मेकिंग इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है नोट करने हैं। ठीक है, now next question है, name the initiative that was recently in December launched by the Open Network for Digital Commerce ONDC to tackle diverse challenges in a digital commerce and to promote industry innovation to develop प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सा इनिशिएटिव जो है वो आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी ने लॉन्च किया है, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर आता है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस इनिशिएटिव का नाम पूछा गया है। नाम क्या है इस इनिशिएटिव का? इट वॉज बिल्ड फॉर भारत। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्ड फॉर भारत। अब ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बिल्ड फॉर भारत, इसे ओएनडीसी ने लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद गूगल क्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एंटलर इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पेटीएम, प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड योर स्टार्टअप इंडिया। तो इन सब के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था बाय दी ओएनडीसी। ठीक है, now next question है, name the personality who was honored with the PRSI National Award 2023 for his or her outstanding contribution to PR, which is Public Relations Society of India, PRSI and the industry। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा PRSI नेशनल अवार्ड 2023 का जो है ये दिया गया है सुगंधी सुंदरा राज को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी। फाइन। अब ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया गया था ड्यूरिंग दी इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन फेस्टिवल 2023, जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। 25 से 27 नवंबर को ये हुआ था, जिसकी थीम आपकी थी G20 शोकेसिंग इंडियन वैल्यूज एंड द इमर्जिंग इंडिया टू वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको नोट करना है जो NHPC लिमिटेड है, ये सेकेंड इस कंपनी ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने सेकेंड प्राइज जीता था अंडर द एनुअल रिपोर्ट कैटेगरी। ठीक है, वहीं पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने 35 अवार्ड्स यहाँ पे जीते थे इस इवेंट के दौरान। एंड जो आपका गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड है, इसने यहाँ पे 5 कैटेगरीज के अंदर अवार्ड जीते थे। ठीक है, now next is the State Bank of India got approval from Executive Committee of a Central Board of SBI to acquire additional -% stake in a SBI pension fund for rupees 229.52 करोड़। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अप्रूवल मिला है कि वो 20% स्टेक्स जो है ये अपने जो ये है 20% स्टेक्स जो है वो ये एक्वायर कर सकते हैं SBI पेंशन फंड में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इस अग्रीमेंट के बाद या इस
स्टेक्स को एक्वायर करने के बाद SBI के बैंक के पास कितने स्टेक हो जाएंगे, 80% स्टेक हो जाएंगे। वहीं पे जो रेस्ट स्टेक्स हैं आपके 20% जो स्टेक्स हैं ये आपके रहेंगे SBI फंड मैनेजमेंट के पास, ठीक है। SBI फंड मैनेजमेंट के पास 20% रह जाएंगे और SBI बैंक के पास ये 80% स्टेक हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है एंटोनी रोड्रिगस एंड इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वहीं पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसके चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खरा, और अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। Now next question है, which space organization is set to launch its first X-ray polarimeter satellite, that is XPOSat, in December 2023 to investigate the polarization of intense astronomical X-ray sources। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना पहला X-ray polarimeter satellite लॉन्च करने वाली है? तो आंसर आपका हो जाएगा ये है इसरो, इंडिया की आपकी स्पेस एजेंसी, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो एक्सपो सैटेलाइट है ये आपकी अभी लॉन्च होनी है, ठीक है, इस महीने से लॉन्च करना है और यहाँ पे इसे जो है लॉन्च किया जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिशन लाइफ है, इस मिशन की कितनी लाइफ रहेगी, आपकी 5 ईयर की रहेगी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स की रहेगी। अब इससे रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे ये जो सैटेलाइट है इसमें 2 पेलोड आपके रहेंगे। एक पेलोड है आपका पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, ठीक है, पोलिक्स, जिसे डिजाइन किया है मेजर करने के लिए पोलारीमीटर पैरामीटर्स को, जैसे डिग्री और एंगल हो गया पोलराइजेशन का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है आपका एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ये जो आपका पेलोड है इसका काम क्या रहेगा, ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करेगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन विद इन दी एनर्जी रेंज 0.8 से लेके 15 keV तक, ठीक है। Now next is, which among the following statement is incorrect with respect to the Forbes 2023 World 100 Most Powerful Women जो 20th एडिशन था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका है, जो जॉर्जिया मेलोनी है जो प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की, इन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है फॉर द सेकेंड कंसिक्यूटिव ईयर। सेकेंड स्टेटमेंट है क्रिस्टीन लैग्रेडे जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, शी वॉज रैंक्ड सेकेंड, वेयर एज कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA रैंक थर्ड इन द लिस्ट। Third statement says Taylor Swift, American singer and songwriter, became the first woman from the entertainment industry to be ranked among the top 5 on the list, और इनकी रैंक थी आपकी 5th रैंक, ठीक है। Then Barbie is ranked 100 on the list under the category Media and Entertainment and became the first ever fictional character to be featured on the list। फिर आपका लास्ट पॉइंट है, दिस लिस्ट फीचर्ड 4 इंडियन वुमेन्स इन फोर्ब्स 2023 वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। तो अब जो यहाँ पे ये लिस्ट जारी की गई थी, ठीक है, इसमें आपका इससे रिलेटेड आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्शन क्या है, बेसिकली जो उर्सुला वॉन्डर लेयन है, ये जो प्रेसिडेंट है आपकी यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने यहाँ पे इस लिस्ट को टॉप किया था सेकेंड कंसिक्यूटिव ईयर, ठीक है, ना कि इटली की प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये चीज़ यहाँ पे करेक्शन था आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। जैसे टॉप 5 में आपका जो है टॉप 5 जो रैंकिंग है वो है आपके उर्सुला वॉन डेर लेयन के पास, ठीक है, फर्स्ट रैंक, सेकेंड क्रिस्टियन लैग्रेड, कमला हैरिस थर्ड पे, फोर्थ पे जॉर्ज मेलेनी एंड फिफ्थ पे आपकी है टेलर स्विफ्ट, ठीक है। वहीं पे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की 4 पावरफुल विमेन है, निर्मला सीतारमन जिनका 32 रैंक था, ठीक है, एंड ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बिलोंग करती हैं। देन रोशनी नाडर मल्होत्रा जिनकी 60th रैंक थी इस लिस्ट में, एंड ये आपकी चेयरपर्सन है HCL की। वहीं पे सोमा मंडल जी जो हैं ये आपकी इनके पास थी 70th रैंक, ठीक है, और ये आपकी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो सेल है उसकी फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुकी हैं। वहीं पे किरण मजुमदार शॉ की बात करें जिनका रैंक था 76, ठीक है, ये आपकी जो है फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है बीकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। तो ये आपको चारों जो नाम है ये याद रखने हैं, क्योंकि इंडिया की 4 वुमेन्स का जो है इस लिस्ट में नाम आया है इस वजह से, ठीक है।
Now next is identify the theme of a UNCTAD e-commerce week that was observed from 4th to 8th December 2023 at the International Conference Center of Geneva in Geneva, Switzerland. ठीक है, तो हमें UNCTAD का जो e-commerce week है, ठीक है, जो आपका 4 से 8 दिसंबर को मनाया गया था, इसकी थीम हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो इसकी थीम थी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ इसके अलावा नोट करना है जो ये आपका इवेंट था UNCTAD ई वीक का, इसे ऑर्गेनाइज किया था UNCTAD ने इन कोलैबोरेशन विद ई ट्रेड फॉर ऑल पार्टनर्स विद द सपोर्ट ऑफ स्विस गवर्नमेंट। ठीक है, अब 2022 का जो आपका वीक था ये कब ऑब्जर्व किया गया था, ये भी आपको पूछा सकता है। तो ये आपका 25 से 29 अप्रैल को जो है ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, नाउ आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं UNCTAD की कि इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है। इनका नाम है रेबिका ग्रिप्सपिन एंड इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसे 1964 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, as per the 2023 World Malaria Report by the World Health Organization, India constituted -% of malaria cases in the World Health Organization Southeast Asian region in 2022। तो रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की है 2023 की, जिसमें यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया कंस्टिट्यूटेड 66% ऑफ मलेरिया केसेस किस रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में इन 2022। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसके अलावा यहाँ पे अदर चीजें जो हाईलाइट की गई थी इस रिपोर्ट में वो देख लेते हैं। जैसे साउथ ईस्ट एशियन रीजन की बात करें तो 2022 में यहाँ पे जो मलेरिया केसेस थे वो कम हुए हैं। कितना कम हुआ है, 11.9% का यहाँ पे जो है डिक्रीज देखने को मिला है हमें। वहीं पे बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड ऐसे यहाँ पे देश हैं, साउथ ईस्ट नेशंस हैं, जहाँ पे मलेरिया केसेस की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में टोटल 249 मिलियन मलेरिया केसेस यहाँ पे आपके रिपोर्ट किए गए थे 2022 में। ठीक है, अब इसी टोटल वर्ल्ड में 29 आपकी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे 95% ऑफ मलेरिया डेथ्स जो हैं वो देखी गई हैं। और सबसे ज़्यादा मलेरिया डेथ्स जो थी ये आपकी देखी गई हैं नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, मोजाम्बिक्यू, देन। ठीक है, तो ये आपके नेशंस हैं, ये 4 नेशंस जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ्स मलेरिया केसेस के देखे गए थे 2022 में। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी का भी यहाँ पे जिक्र किया गया था फॉर मलेरिया 2016 से 2030 का जो यहाँ पे टारगेट था। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या बोला गया था कि मलेरिया केसेस हमें जो है डिक्रीज करने, कम करने 2020 तक का टारगेट यहाँ पे था 40% का, फिर 2025 तक का टारगेट है 75% का। ठीक है, एंड 90% का टारगेट हमारा यहाँ पे है 2030 तक का। और हमें यहाँ पे 2015 जो साल था आपका उसे बेसलाइन ईयर लेना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने यहाँ पे सेकेंड सेफ एंड इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन जो है वो भी रिकमेंड की है, जिसका नाम है R21 और मैट्रिक्स M। ठीक है, अब इसे डेवलप किसने किया है, इसे डेवलप किया है जेनिफर इंस्टीट्यूट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा सकता है कि इस वैक्सीन को डेवलप किसने किया है, कौन से इंस्टीट्यूशंस ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली इन डिसंबर रिसीव्ड मल्टीपल ऑर्डर्स वर्थ रुपीज 3,915 करोड़ फॉर द सप्लाई ऑफ अ वेरियस डिफेंस इक्विपमेंट। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसे 3,915 करोड़ का ऑर्डर सप्लाई यहाँ पे दिया गया है डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिकली ऑर्डर्स दिए गए हैं इसमें से आपका 580 करोड़ का ऑर्डर है इंडियन आर्मी का फॉर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेडार्स एंड दी रेडार्स। ठीक है, एंड 3,335 करोड़ का जो आपका ऑर्डर है बेसिकली ये दिया गया है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल अनकूल्ड थर्मल इमेजर साइट। फिर आपका ये आ जाता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस। ठीक है, शॉर्ट वे इंफ्रारेड पेलोड AMC फॉर इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एंड पैसिव नाइट विजन बाइनोकुलर्स के लिए ये यहाँ पे अमाउंट दिया गया है, ये ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके करंट डायरेक्टर कौन है जिनके पास एडिशनल चार्ज है, इनका नाम है भानु प्रकाश श्रीवास्तव और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ये लोकेटेड है आपका बैंगलोर में। ठीक है, बैंगलोर कर्नाटका में।
Now next is, which among the following university topped the QS World University Ranking Sustainability 2024? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने टॉप किया है, जिस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को? ठीक है, बेसिकली ये रैंकिंग आपको बताती है कि वर्ल्ड में कौन सा इंस्टीट्यूशन आपका सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज द लिस्ट वॉज टॉप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो आपकी कनाडा की आपकी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, वहीं पे अगर टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो फर्स्ट नंबर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो थी, सेकेंड वॉज योर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, थर्ड आपका था यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, फोर्थ इज योर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ योर कैनेडा, देन फिफ्थ नंबर पे आपका था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड, जो न्यूजीलैंड की आपकी यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ये कौन से पैरामीटर्स पे, कौन सी कैटेगरीज पे दी जाती है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, जिसमें आपके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल रिसर्च, इन ये 3 इंडिकेटर्स आ जाते हैं। देन सोशल इम्पैक्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट आपका पैरामीटर क्या है, कैटेगरी कौन सी आ जाती है, सोशल इम्पैक्ट, जिसमें फर्दर आपके 5 इंडिकेटर होते हैं, इक्वालिटी, नॉलेज एक्सचेंज, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड आउटकम, एंड हेल्थ एंड वेलबींग। देन गवर्नेंस की बात करें तो इट इंक्लूड्स योर indicators related to good governance such as ethics, hiring practices, transparency and decision making। तो ये आपके जो है की कैटेगरीज या आपके परफॉर्मेंस कैटेगरीज रहते हैं जिस पे बेस यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, नाउ अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया जो है ये आपकी यहाँ पे है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया आपका, DU जो है टॉप यूनिवर्सिटी रहा था, जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ थी, टोटल 56 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने इस लिस्ट में जो है जगह बनाई है, जिसमें से टॉप किया है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, और इसकी रैंक है ग्लोबल रैंक 220 रैंक। ठीक है, फिर IIT बॉम्बे आपका आ जाता है 333 रैंक पे, 344 पे आ जाता है IIT मद्रास। ठीक है, 349 रैंक आपकी थी IIT खड़गपुर की, एंड 387 रैंक थी IIT रुड़की की। तो ये टॉप यूनिवर्सिटी रही थी आपकी इस लिस्ट में इंडिया की। ठीक है, नाउ अब टोटल 56 इंडियन यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हुई थी, जिसमें से 22 यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो टॉप 700 में आई हैं। ठीक है, एंड IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की जो है ये आपके ग्लोबली 400 के अंडर ये आपकी सारी यूनिवर्सिटीज आ गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर की बात करें तो 4 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस इंडिकेटर में फीचर की गई थी अमंग द टॉप 10, टॉप 100। फाइन, यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। वेलेरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी 49th रैंक थी यहाँ पे ग्लोबली इन कैटेगरी, एंड रैंक 10 इन द एशिया, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो IIT दिल्ली है ये एनवायरमेंटल रिसर्च इंडिकेटर जो था उसमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी इसकी रैंक रही थी। ठीक है, फिर मणिपाल अकेडमी की अगर बात करें एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो इनकी रैंक कितनी थी, 111th, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की रैंक थी आपके यहाँ पे 167th रैंक अमंग द टॉप 200 इन अ गुड गवर्नेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज DU जो है ये आपका 30th इसकी रैंक रही थी अगर हम एशियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा टोटल यहाँ पे टोटल जो है 4 एशियन यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे रही थी, जो वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में काउंट होती हैं। कौन कौन सी ये आपकी एशियन यूनिवर्सिटी हैं, पहली आ जाती है आपकी जापान की यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, देन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, फिर सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया, एंड नियांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर। तो ये आपके टॉप 4 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं एशियन यूनिवर्सिटी जो आपकी वर्ल्ड की एशिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। ठीक है, now next is the Confederation of Indian University has projected the India's gross domestic product to grow at -% in financial year 2023-2024। तो जो CII है कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पे इंडिया की GDP प्रोजेक्ट की है 6.8% की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो है GDP प्रोजेक्ट की है 7% की। तो ये आपको दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, 6.8% फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 7% यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट की गई है। ठीक है, नाउ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें, CII की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल करेंटली कौन है, इनका नाम है चंद्रजीत बैनर्जी, और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज टू सेल -% स्टेक इन इरकन इंटरनेशनल लिमिटेड थ्रू एन ऑफर फॉर सेल। ठीक है, तो इस कंपनी के लिए यहाँ पे बात हो रही है कितना % स्टेक जो है वो सेल किया जा सकता है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8% का। ठीक है, नाउ जो इरकन आपकी कंपनी है, ये कंपनी जो है 15th नवरत्ना कंपनी बनी है और इसी साल 2023 में ही इसे जो है नवरत्ना का स्टेटस दिया गया था आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे अगर हम इसके करंट CMD की बात करें, ठीक है, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो इनका नाम है ब्रिजेश कुमार गुप्ता और इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, now next is name the company that has recently in December acquired the Shanghai Industries Limited at the enterprises value of rupees 5,185 करोड़। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। ठीक है, आंसर है इस ऑप्शन नंबर डी। Now next is the enemy property shares worth rupees dash were sold by the government of India as a part of its initiative to dispose of enemy properties in India. So सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं enemy property की। enemy property क्या होती है? They are the asset left behind by the people who have taken citizenship of Pakistan and China. तो ऐसे लोग जिनका asset बेसिकली उन्होंने जो इंडिया में asset छोड़ दिया है अपना, और उन्होंने पाकिस्तान और चाइना की सिटीजनशिप ले ली है, मोस्टली बिटवीन 1947 एंड 1962। तो ऐसे असेट्स को यहाँ पे बोला जाता है एनिमी प्रॉपर्टी या एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कितना % शेयर जो है, ठीक है, कितने रुपए का जो शेयर है ये सोल्ड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट वॉज योर ₹2,709 करोड़। ठीक है, आंसर है इस ऑप्शन नंबर सी, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे इन दिसंबर 2023 अ टोटल ऑफ 12,611 एनिमी प्रॉपर्टीज, जिसमें से आपके 12,485 जो है पाकिस्तानी की थी, जिन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले ली है, एंड 126 वर फ्रॉम योर चाइनीज। ठीक है, they were vested in with the custodian of a enemy property of India, a statutory authority under the provision of a Enemy Property Act 1968. ठीक है, now next question है, recently in December the Google has launched its largest and most capable AI model named Dash. तो रिसेंटली गूगल ने जो है AI मॉडल अपना लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है जेमिनी, जैसा आपका चैट GPT है जिसे ओपन AI ने लॉन्च किया था वैसे ही है ये। ठीक है, बस इसमें थोड़े एडवांस वर्जन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके यहाँ पे 3 जो है इन्होंने वर्जन्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, इसके अलग अलग डिफरेंट साइजेस में ये 3 वर्जन लॉन्च किए हैं, जैसे जिमिनी अल्ट्रा, देन जिमिनी प्रो और जिमिनी नैनो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे CEO पूछे जा सकते हैं आपके गूगल के, सुंदर पिचाई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका कैलिफोर्निया USA में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे आपका जो है 7 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और इसकी थीम क्या थी? इट वॉज एडवांसिंग इनोवेशन फॉर अ ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ठीक है, now next is which state has launched a AMA bank scheme with a budget of about rupees 500 crore to provide banking services in a 4,373 unbanked ग्राम पंचायत। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया है, अमा बैंक? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट वॉज लॉन्च बाय दी ओडिशा। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो इस स्कीम की बात कर लेते हैं, जो स्कीम है बेसिकली इट ऑफर्स अ क्रेडिट फॉर अ स्मॉल बिजनेसेस, जिसमें लगभग आपका अलॉन्ग विद 15 बैंकिंग सर्विसेज थ्रू द CPS प्लस बैंकिंग आउटलेट्स। ठीक है, इसके साथ साथ ये यहाँ पे डोर स्टेप सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कोई दिव्यांगजन है या प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको यहाँ पे डोर स्टेप सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। साथ में ही जो स्कीम है इसे जो है 6 PSB जो है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है इनके साथ मिलके कोलैबोरेशन में इसको लॉन्च किया गया है। जैसे कौन कौन से ये बैंक हैं ये पूछे जा सकते हैं आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो ये सारे इनके कोलैबोरेशन से स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इसे फेज मैनर में जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा, और फर्स्ट फेज में आपके लगभग 750 ग्राम पंचायत कवर किए जाएंगे एंड रेस्ट आपके कवर किए जाएंगे मार्च 2024 तक। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। Now next is which state government has recently in December signed an MOU with the Airport Authority of India for the advancement of airport। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है AII के साथ, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ।
AAI के साथ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एयरपोर्ट। तो आंसर हेयर इज इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। एंड यहाँ पे 11 एयरपोर्ट्स के साथ बेसिकली इन्होंने जो है MOU साइन किया है। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे लोकेशन रहेगी आपकी? अंकलेश्वर, मोरबी, राजपीपला, बोतद, द्वारका, धोर्दो, रजुला, दोहद, अंबाजी एंड धुलावीरा एंड योर पलीतना। ठीक है, ये आपके 11 लोकेशन रहेगी यहाँ पे एयरपोर्ट लोकेशन। Now next is which among the following option is correct with respect to the crime in India 2022, जो आपका 70th एडिशन था इस रिपोर्ट का, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने रिलीज की है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है? एज पर द रिपोर्ट टोटल ऑफ 58,24,946 कंसाइबल क्राइम विच इंक्लूड्स 35,61,379 Indian Penal Code crimes and 22,63,567 special and local laws crimes were registered in 2022. Second statement है, it shows the decline of a 4.5% in registration of a case compared to 2021. Third statement है आपका, कोलकाता emerged as the safest city in the India for the third consecutive year among major metropolis. metropolis क्या होती है? ऐसी सिटी जो आपकी बड़ी लार्ज सिटीज होती हैं उनको मेट्रोपोलिस सिटी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। आंसर हियर इज ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स। ठीक है, दे ऑल आर करेक्ट। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं की हाईलाइट्स की, की पॉइंट्स की, जो इस रिपोर्ट से रिलेटेड हैं। जैसे ये आपका 70th एडिशन था। ठीक है, जो क्राइम इन इंडिया एनुअल रिपोर्ट का रिलीज किया था, किसने रिलीज किया था? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इसे रिलीज किया था। ठीक है, एंड ये जो डेटा है ये आपका कलेक्ट किया गया था 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विद योर सेंट्रल एजेंसीज। फाइन, नाउ जो रिपोर्ट है इट रिपोर्ट स्टेट्स दैट द केसेस रजिस्टर्ड अंडर IPC इंडियन पीनल कोड एंड योर special and local laws in 19 metropolitan cities saw decrease of a 10.4% over 2021। तो 2021 से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे जो हमारी 19 मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पे ये जो केसेस हैं IPC और SLL के, ये यहाँ पे कम देखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कोलकाता emerged as a safest city in the world for the India for the third consecutive year among major metropolis। और कोलकाता के बाद नंबर आता है यहाँ पे पुणे का जो सेफ है, एंड थर्ड नंबर पे आपका है हैदराबाद। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात करें तो यहाँ पे विमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम है ये आपका 4% से बड़ा है। ठीक है, ये आपका लगभग 4,45,256 केसेस जो हैं यहाँ पे रजिस्टर किए गए हैं 2022 में। ठीक है, जो 2021 के कंपैरिजन में 4% यहाँ पे बढ़ा है। वहीं पे इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया था दिल्ली और हरियाणा आपकी ऐसी जगहें हैं जो मोस्ट अनसेफ हैं विमेंस के लिए। ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एंड द स्टेट्स रिकॉर्डेड 144.4 एंड 118.7 इंसिडेंट्स ऑफ अ क्राइम पर लाख विमेन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो बेंगलुरु आपका सबसे टॉप पे रहा है। ठीक है, Bangalore recorded the highest number of cyber crimes in a metropolitan cities 2020 से 2022 की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, जिसमें आपके 9,940 केसेस रजिस्टर किए गए थे। इट इज़ फॉलोड बाय योर मुंबई। ठीक है, सेकेंड नंबर पे मुंबई है, थर्ड पे हैदराबाद एंड फोर्थ पे आपका है न्यू दिल्ली। तो ये सारे ही चीज़ें आपकी इस रिपोर्ट में मेंशन की गई थी। ठीक है, Now next question है, which of the following option is correct with respect to the Kenyan President William Ruto's visit to India in December 2023। तो जो आपके केनिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडिया में विजिट किया था। ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं, डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, इंडिया अनाउंस $250 million लाइन ऑफ क्रेडिट टू केनिया टू मॉडर्नाइज इट्स एग्री सेक्टर। India and Kenya unveiled a blueprint on a joint vision statement on a maritime cooperation in the Indian Ocean region, Bahari Ocean in Swahili। ठीक है, देन थर्ड स्टेटमेंट है, केनिया अनाउंस टू ज्वाइन अ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस विच विल bolster India and Kenya relations in renewable energy। Then India has decided to open its market to avocados for Kenya and last statement है all of the above। तो क्वेश्चन क्या है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। फाइन, नाउ केनिया की कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो ये आपकी है नैरोबी। ठीक है, नैरोबी एंड करेंसी इसकी किया है केनियन शिलिंग। इसके अलावा
यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि जो केन्या के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडिया के साथ 5 एमओयू यहाँ पे साइन किए हैं, जैसे स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, कल्चर के रिलेटेड फील्ड में। ठीक है, तो पहला एमओयू आपका साइन किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू एंड ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ केन्या के द्वारा, ठीक है, एजुकेशन की फील्ड के लिए। देन यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए भी एमओयू साइन किए गए हैं फॉर द पीरियड ऑफ 2023 टू 2027। फिर जो इंडिया का BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एंड केनिया का ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड जो है, इनके बीच में एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है। साथ में ही इंडिया और केनिया के बीच में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके या डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए भी एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है, जहाँ पे इंडिया जो है वो ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करेगा केनिया को रिगार्डिंग डिजिटल ID एंड डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। ठीक है, इसके अलावा केनिया के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने अपना यहाँ पे इंटरेस्ट भी जो है शो किया था UPI, आधार एंड हेल्थ से रिलेटेड फील्ड के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज कि केनिया ने डिसाइड किया है कि ये आपका जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसको भी ज्वाइन करेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। Now next is, which among the following ministry recently in December collaborated with the Indian Army to infuse cutting edge technology and digital infrastructure into the core of a Indian Army's operational framework? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है इंडियन आर्मी के साथ, किस चीज के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग योर कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन आर्मी के कोर ऑफ इंडियन आर्मी ऑपरेशनल फ्रेमवर्क के लिए। तो आंसर आपका यहाँ पे है, इट इज ऑप्शन नंबर C, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो पार्टनरशिप की गई है इसका मेन एम क्या है, स्टैब्लिश करना 5G लैब्स एंड मिलिट्री कॉलेज ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन मध्य प्रदेश, जो आपका 6G टेस्ट बेड होगा। ठीक है, टू ड्राइव और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। इसके साथ साथ जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी इज डेवलपिंग अ मिलिट्री ग्रेड 5G एंड 6G टेलीकॉम एप्स इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, now next is, which among the following Indian company became the world's second largest large scale solar photovoltaic developer as per the Mercom Capital Group's leading global large scale solar PV developer report? तो recently इन्होंने जो है ये रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें इंडिया की जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्केल जो सोलर फोटोवोल्टाइक डेवलपर है वो बनी थी। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये भी नोट करना है कि जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, ये एशिया की आपकी सिर्फ इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसे यहाँ पर फीचर किया गया था इस लिस्ट में। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इसके CEO कौन है, इनका नाम है अमित सिंह। हेडक्वार्टर इसका आपका अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है और इसे 2015 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टॉप 5 कंपनीज की जो यहाँ पे इंक्लूड की गई थी। सबसे पहला नंबर आपका है टोटल एनर्जी का, जो फ्रांस की आपकी कंपनी है। ठीक है, सेकंड नंबर पे अडानी ग्रीन एनर्जी, थर्ड पे ब्रूकफील्ड रिन्यूएबल पार्टनर्स जो कनाडा की कंपनी है। देन फोर्थ नंबर आपका है एनएल ग्रीन पावर का, इटली की कंपनी, एंड लाइट स्कोर BP UK की कंपनी। ठीक है, तो ये टॉप 5 कंपनीज थी, आपको ये याद रखनी है। साथ में ही यहाँ पे अगर हम टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो इसमें 6 आपकी यूरोप की कंपनी थी, 3 आपकी नॉर्थ अमेरिका की कंपनी थी और 1 साउथ एशिया से बिलोंग करती है। ठीक है, दैट इज अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर 2023 रैंकिंग रिलीज बाय द S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, which Indian insurance company has been named for the 4th largest insurer in the world? तो जो ये लिस्ट है द वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर, इसमें टॉप 50 जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वर्ल्ड की, उनको यहाँ पे शामिल किया जाता है, जिसमें से इस बार इंडिया की एक कंपनी जो है वो भी शामिल की गई है, LIC, विच इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो 4th लार्जेस्ट इंश्योरर बनी है वर्ल्ड की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर D। अब LIC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, वहीं पे इसके चेयरपर्सन की बात करें तो इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंते। फाइन, अब यहाँ पे इस लिस्ट की जो टॉप 5 कंपनीज हैं उसके नाम देख लेते हैं। जैसे पहले नंबर पे आपके जर्मनी की कंपनी है एलियांस SC। ठीक है, सेकेंड नंबर पे चाइना की कंपनी है चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। देन जापान की कंपनी निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एंड 5th नंबर पे आपकी अगेन चाइना की कंपनी आ जाती है पिग एंड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ अ चाइना लिमिटेड। ठीक है, तो ये पांचों आपको याद रखनी है। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन एन MOU विद अ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू प्रमोट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस इन एशिया एंड बियॉन्ड। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने MOU साइन किया है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। ठीक है,
तो आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, AIIB, जिसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग चाइना में लोकेटेड है। अब जो ये MOU है ये साइन किया गया है बिटवीन योर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UNDP HM स्टैनर एंड जो AIIB के प्रेसिडेंट हैं जिन लिंक्विन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। Now next is, recently in December the RBI has cancelled the license of which among the following bank as they do not have adequate capital and earning prospects। तो इनमें से कौन से आपके बैंक हैं, दो बैंक है जिनका जो है लाइसेंस कैंसिल किया गया है RBI के द्वारा। कौन कौन से बैंक हैं? एक बैंक आपका है संकारो पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, जो आपका लोकेटेड है महाराष्ट्र में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में। वहीं पे अर्बन सेकंड बैंक आपका आता है अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड, जो आपका सीतापुर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है, और ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and B आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये बैंक जो है इनका लाइसेंस कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज DICGC का यहाँ पे काम आ जाता है कि DICGC जो है यहाँ पे जो इसके डिपॉजिटर होंगे आपके इन बैंक्स के, उनको यहाँ पे जो है अप टू आपका मतलब इंश्योरेंस क्लेम देगा अप टू ₹5 लाख, ठीक है। तो ये अभी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला आपका बैंक है सहकारो पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, जो महाराष्ट्र का बैंक है, इनके आपके 99.85% कस्टमर्स जो हैं उनको यहाँ पे DICGC द्वारा क्लेम दिया जाएगा। वहीं पे अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड जो है, इनके 98.32 जो कस्टमर्स हैं, इतने % कस्टमर्स को मतलब यहाँ पे क्लेम इंश्योरेंस क्लेम दिया जाएगा, ठीक है। इन्होंने जो डेटा वहाँ पे प्रेजेंट किया है उसके अकॉर्डिंग, फाइन। Now next is, which of the following organization recently in December signed a $175 million loan to improve the connectivity and resilience of a road in मध्य प्रदेश। तो इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा यहाँ पे जो है ये लोन अग्रीमेंट इम्प्रूव जो है बेसिकली आपका पास किया गया है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक है? इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है, ठीक है। और इसके हेड कौन है? इनका नाम है मत्सुको आसाकावा, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो लोन अग्रीमेंट है ये साइन किया गया है बिटवीन दी जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इनका नाम है जूही मुखर्जी, ठीक है। वहीं पे आपके ADB से जो ताको कोनिष्की हैं, कंट्री डायरेक्टर ADB के, उन्होंने इस अग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया है, ठीक है। अब ये जो अग्रीमेंट है इसका मेन एम क्या है कि जो कनेक्टिविटी है मध्य प्रदेश में वो इंक्रीज करना, ठीक है, और ये आपका 14 डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाएगा। अब रिसेंटली जो है मध्य प्रदेश के CM आपके चेंज हुए थे। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु इज द करंट CM ऑफ मध्य प्रदेश। Now next question here is, in December 2023 the RBI imposed monetary penalty of ₹dash on a Rajarshri Sahu Sahkari Bank Limited for a non-compliance with a direction issued by the RBI on a maintenance of deposit accounts प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है RBI द्वारा ₹1 लाख की, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ साथ यहाँ पे 3 और बैंक है जिन पे पेनल्टी लगाई गई है, जैसे प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिसमें 1 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। देन पतन कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड, अगेन 1 लाख पेनल्टी, मॉनेटरी पेनल्टी, ठीक है। देन डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, इन पे जो है 10,000 की पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है, साथ में कभी कभार आपको रीजन भी पूछ लिया जाता है, तो रीजन भी आप जो है एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इंटेंसिव विजिलेंस एंड इंटरवेंशन सिस्टम, जो आपका सब्सिडी है मैग्लेनिक क्लाउड लिमिटेड का, इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है कौन से बैंक के साथ? टू बूस्ट सिक्योरिटी विद एडवांस सर्विलेंस सिस्टम अक्रॉस द बैंक ब्रांचेस। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज IVIS ने यहाँ पे ICICI बैंक के साथ जो है पार्टनरशिप की है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। अब ICICI बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। वहीं पे MD and CEO की बात करें तो इसके MD and CEO कौन है? इनका नाम है संदीप बख्शी, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं IVIS की, इंटेंसिव विजिलेंस एंड इंटरवेंशन सिस्टम की। तो इसके को फाउंडर आपके हैं, इनका नाम है मुरली मोहन, और इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है, फाइन। Now next is, the government raised around ₹16,000 crore through the sovereign green bonds in a financial year
2023, out of which more than rupees dash crore were provided for the renewable energies. तो यहाँ पे कितना अमाउंट जो है आपका प्रोवाइड किया गया है रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए? तो आंसर हियर इज इट इज 6186 करोड़. ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी. Now next is name the personality who became the Time Magazine's 2023 Person of the Year. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है टेलर स्विफ्ट को. ठीक है, जो अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर है. तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए. एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू अपीयर ट्वाइस एज अ पर्सन ऑफ द ईयर कवर सिंस द नॉमिनेशन. तो बेसिकली इनको जो है 2017 में भी पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया था एंड 2023 में भी ये पर्सन ऑफ द ईयर बनी है. ठीक है, नाउ इसके साथ साथ आपको नोट करना है कि यहाँ पे 2023 के सीईओ ऑफ द ईयर भी चुने गए हैं. इनका नाम है सैम एल्टमन, जो आपके यूएस से बिलोंग करते हैं एंड ही इज अ सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ अ ओपन एआई. ठीक है, देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे टाइटल है 2023 ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर. ये दिया गया है एलेक्स नेवेल को, जो अगेन यूएसए से बिलोंग करते हैं एंड शी इज अ एक्टर एंड सिंगर. नाउ एथलीट ऑफ द ईयर टाइटल जो है ये दिया गया है आपका लियोनेल मेसी को, जो आपके फुटबॉल प्लेयर हैं, अर्जेंटीना से ये जो है बिलोंग करते हैं. तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी. ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप सेशन को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.